दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इलाके में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की का बड़ा कदम, F-16 लड़ाकू विमान कर दिया तैनात। इजरायल के लिए बुरी खबर, जानेंगे किस देश में और क्यों किया तैनात। अगली खबर में आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका ने इजरायली राजदूत को देश से निकाल फेंका बाहर। 72 घंटे का समय, जानेंगे विवाद की असली वजह क्या है और इजरायल ने इसका क्या पलटवार किया। और साथ में आपको बताएंगे ईरान युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार। तुर्की की धरती से आरागची का बड़ा ऐलान, तानाशाही स्वीकार नहीं। तो बिना वक्त गवाए सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, तुर्की ने बुधवार को 3 F-16 लड़ाकू विमान सोमालिया की राजधानी मोगादिशु भेजे हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब सोमालिया में तुर्की के निवेश लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर ऊर्जा और स्पेस सेक्टर में। सोमालिया के अधिकारियों के मुताबिक तुर्की पिछले कुछ महीनों से मोगादिशु एयरपोर्ट पर एक खास सुविधा तैयार कर रहा था ताकि इन F-16 विमानों को वहां तैनात किया जा सके। विमानों के आने से पहले तुर्की के इंजीनियर कई दिनों से एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सितंबर के बाद एयरपोर्ट पर कई नए हैंगर बनाए गए हैं। वहीं पिछले 10 दिनों में तुर्की के कई कार्गो विमान भी मोगादिशु पहुंचे, जिनमें संभव है कि लड़ाकू विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स और हथियार लाए गए हो। जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि F-16 की तैनाती तुर्की की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वो आगे चलकर सोमालिया के तट के पास तेल खोजने के लिए एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म भेजेगा। ये प्लेटफॉर्म इसी साल के आखिर में काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा मोगादिशु के उत्तरी इलाके में एक स्पेस पोर्ट बनाने की योजना भी चल रही है। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस तैनाती पर बयान नहीं दिया, लेकिन मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि तुर्की पहले से ही सोमालिया में एयर कमांड बनाए हुए हैं। तुर्की का कहना है कि वो सोमालिया को आतंकवाद से लड़ने में ट्रेनिंग, सैन्य मदद और सलाह देकर लगातार सहयोग कर रहा है। तुर्की लंबे समय से आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ सोमालिया की मदद करता रहा है। अल शबाब अब भी देश के कई इलाकों पर काबिज है। इस बीच इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता दिए जाने और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की की मौजूदगी और ज्यादा अहम हो गई। मतलब यहाँ पर तुर्की की कदम ने इजरायल की टेंशन बढ़ा दी है और ये इजरायल के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोमालीलैंड को इजरायल ने मान्यता दी थी, जिससे अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व में विरोध हुआ था, क्योंकि ये इजरायल की चाल है। तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद जारी बयान में साफ कहा गया कि तुर्की सोमालिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सोमाली जनता के साथ खड़ा रहेगा। उसी दिन सोमालिया ने ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम मोहम्मद मोहम्मद को अपनी सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया। खास बात यह है कि मोहम्मद ने तुर्की से पढ़ाई और फौजी ट्रेनिंग लिया है। तुर्की पहले ही TB2 बैराकतार और अकेंजी ड्रोन, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर सोमालिया को दे चुका है। 2011 के बाद से तुर्की ने सोमालिया में $1 अरब से ज्यादा की मदद की है। मोगादिशु में दुनिया का सबसे बड़ा तुर्की दूतावास, एक बड़ा सैन्य अड्डा और हजारों सोमाली सैनिकों की ट्रेनिंग भी तुर्की ने कराई है। आज हालात ये है कि मोगादिशु का एयरपोर्ट और पोर्ट भी तुर्की कंपनियां चला रही है और तुर्की सोमालिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के वरिष्ठ राजनयिक को देश से निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इजरायली अधिकारी ने कूटनीतिक मर्यादाओं का गंभीर उल्लंघन किया है और इससे दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता को चुनौती मिली। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजरायल दूतावास में चार्जदा अफेयर्स एरियल साइड मैन को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है, यानी अब वो वहां स्वीकार्य नहीं है। उन्हें 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकार का आरोप है कि साइडमैन ने सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर अपमानजनक हमले किए और वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों की कथित यात्राओं की जानकारी जानबूझकर मंत्रालय को नहीं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कूटनीतिक विशेष अधिकारों का खुला दुरुपयोग है और ये वियना कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा पूरी तरह कमजोर हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के इस कदम के बाद इजरायल ने भी पलटवार किया।
इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ राजनयिक शॉन एडवर्ड बाइनवेल्डेट को भी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें भी 72 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। बाइनवेल्डेट फिलहाल फिलिस्तीन में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत है और पश्चिमी तट के रामल्ला से काम करते हैं। इस पर दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इजरायल जानबूझकर ऐसी स्थिति बना रहा है जहां फिलिस्तीन में तैनात राजदूत को उसी देश के जरिए मान्यता लेनी पड़ रही जो फिलिस्तीन पर कब्जा किए हुए हैं। इससे इजरायल के फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता न देने की नीति साफ दिखती है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के रिश्तों में पिछले कई महीनों से तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह गाजा में इजरायल की जंग है। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कई मानवाधिकार संगठनों का भी कहना है कि गाजा में हालात नरसंहार जैसे हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक 71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गाजा गंभीर मानवीय संकट झेल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक संगठनों और नेताओं ने इजरायल पर फिलिस्तीनियों के साथ रंगभेद जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसकी तुलना उन्होंने अपने देश के पुराने अपार्थाइड सिस्टम से की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने भी कहा है कि इजरायल की नीतियां नस्लीय भेदभाव और अलगाव जैसी लगती है। इस बीच विपक्षी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स यानी EFF ने सरकार के रुख का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। EFF ने मांग की है कि दक्षिण अफ्रीका को इजरायल से सभी राजनयिक और आर्थिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो क्षेत्रीय शांति और कूटनीति के पक्ष में है और मौजूदा हालात में तुर्की की भूमिका की सराहना करता है। इस्तांबुल में तुर्की की विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान अंकारा के साथ साझेदारी को बेहद अहम मानता है। अरागची ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच लगभग रोजाना बातचीत हुई है। उन्होंने कहा तुर्की सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि दोस्त है और हमारे लिए पड़ोसी हमेशा प्राथमिकता रहेंगे। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को भाईचारे और भरोसे पर आधारित बताया। अरागची ने ईरान में हालिया हमलों को आतंकी साजिश बताते हुए कहा कि इनके पीछे इजरायल से जुड़े तत्व हैं। उन्होंने इन घटनाओं के बाद समर्थन जताने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और सरकार का धन्यवाद किया। गाजा मुद्दे पर अरागची ने कहा कि ईरान तुर्की की मानवीय मदद और फिलिस्तीन के समर्थन की सराहना करता है। उन्होंने जोर दिया कि इस्लामी देशों को एकजुट होकर हिंसा रोकनी होगी और गाजा के हालात का इस्तेमाल कर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिशों को नाकाम करना होगा। अरागची ने चेतावनी दी कि कोई भी नया युद्ध पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल देगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उन्होंने दोहराया कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत से नहीं भागता, लेकिन धमकी और दबाव के साथ कोई बातचीत स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका से बातचीत को लेकर अरागची ने कहा कि फिलहाल कोई तय योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थों के जरिए संपर्क किया है, लेकिन जरूरी शर्तें पूरी नहीं हुई। अमेरिकी रुख पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ धमकी दी जाती है और दूसरी तरफ बातचीत की बात की जाती है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ी तो जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अरागची ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता और रक्षा व्यवस्था किसी भी हाल में बातचीत का हिस्सा नहीं होंगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा पर सौदेबाजी नहीं होती। सीरिया, इराक और लेबनान पर बोलते हुए उन्होंने संप्रभुता, राष्ट्रीय संवाद और कब्जे के खात्मे की बात कही। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।